हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 9th के लिए, क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, 9वीं वाले बच्चों के लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस की यानी कि सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आया हूँ साथ ही साथ। ठीक है बेटा, 11th वाले बच्चों की क्लास भी चल रही है, 10th वाले बच्चों की क्लास भी चल रही है और 12th वाले बच्चों की क्लास भी हम लोग रेगुलर चल रही है। ठीक है बेटा, तो क्लास में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ बेटा, कमेंट करके लास्ट में बिल्कुल जरूर से जाइएगा आप लोग। ठीक है, देखिए बेटा, जो है आंसर आपके सामने इस साइड यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन बताना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन होगा कि हम लोग का, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का होगा कि दूठ किसे कहते हैं। तो पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़ें जो है वो दूठ कहलाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए हम लोग गेहूं वगैरह काटते हैं ना, उसके बाद उसका कुछ हिस्सा जो भूमि के अंदर रह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दूठ बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसको, दूठ बोलते हैं ना, किसकी भाषा में, समाज विज्ञान की भाषा में। अगला क्वेश्चन है रबी व रफीक, क्या है रबी व खरीफ की फसलें कब काटी जाती है। तो रबी व खरीफ की फसलें सुनना बेटा, रबी जोड़ो, यहाँ पर रबी जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है। ठीक है, किसकी, रबी की जो फसलें होती है जिनको हम लोग जाड़े वाली ठंड की फसल भी उनको बोलते हैं हम लोग, तो उनकी कटाई जो है बेटा वो मार्च के बाद शुरू होती है। ठीक है बेटा, फिर हम बात करते हैं खरीफ की फसल। ठीक है, जो कि हम लोग बात कर सकते हैं कि जो बारिश की फसल होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि शीत जो है, खरीफ की फसल जो होती है वो सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें होती है, जो वर्षा ऋतु की फसलें हम लोग की होती है। वो कौन सी फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। ठीक है बेटा, फिर परंपरागत अधिकार से क्या आशय, तो परंपरागत और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकार परंपरागत अधिकार कहलाते हैं। कौन से अधिकार कहलाते हैं बेटा, तो परंपरागत अधिकार हम लोग के वो कहलाते हैं। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि धनगर समुदाय बारिश प्रारंभ होते ही सूखे पठारों की ओर क्यों लौट जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि धनगर प्रमुख रूप से भेड़ और बकरे पालते थे। भेड़ मानसूनी मौसम को सहन नहीं कर पाती, इस प्रकार वे इस मौसम में वापिस सूखे पठार की ओर लौट जाते थे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हम लोग का, क्या बोल रहा है कि क्या बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं। तो चारावाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारा समुदाय उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते हैं। कौन से भैया, बंजारा जो लोग होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा हम लोग का, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का है, क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का है कि अफ्रीका के प्रमुख चारावाह समूह के नाम बताइए। ठीक है बेटा, कौन कौन चारावाह हम लोग इसमें, तो है बेदुइन्स, ठीक है, बर्बेस, मसाई, सोमाली, बोरान तथा तुर्काना। ठीक है बेटा, ये हम लोग के जो है वो अफ्रीका के जो है वो चारावाह के प्रमुख स्थान है। ठीक है बेटा, प्रमुख समूह है हम लोग के, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि घुमंतु कौन होते हैं। तो घुमंतु ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी की जुगाड़ में यह यहाँ से वहां घूमते रहते, मतलब व्यापार व्यवसाय के लिए यहाँ से वहां घूमते रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं घुमंतु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के भाबर क्या है। ठीक है बेटा, सुनिएगा, भाबर क्या है कि गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका भाबर कहा जाता है। ठीक है बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 9 कि जल विभाजक का क्या कार्य है। तो वह उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अपवाह दात्रों को एक दूसरे से अलग करती है, जल विभाजक कहलाती। उदाहरण के लिए अंबाला, सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजक पर स्थित है। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हम लोग का कि भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। तो गंगा द्रोणी भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि सिंधु एवं गंगा नदियां कहां से निकलती है। तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में हुआ है और गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा हम लोग का कि गंगा की दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए, ये कहाँ एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो गंगा की दो प्रमुख धाराएं भागीरथी और अलकनंदा, ये उत्तरांचल राज्य के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है, गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में कि लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद शिल्क क्यों है। लंबी क्या बोल रहा है, तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं गाद शिल्क की मात्रा में बहुत कम होती है। ठीक है बेटा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग क्या बोल रहा है कि 1 ग्राम किसे कहते हैं। तो औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जंगल में के 2/3 हिस्सों में को जंगल में छोड़ दिया, लेकिन कुछ गांवों को पुराने जंगलों में इस शर्त पर रहने दिया कि वन विभाग के लिए जंगल के 2/3 हिस्सों को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। बाद में गांवों को 1 ग्राम कहा जाने लगा।
ठीक है बेटा, अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही हो बेटा प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।